साथियों, आप सभी को मालूम है और इस बात को समझाने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बनाता हूं और फिर उस भूमिका से आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि अपने घर परिवार में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और बड़े कार्यक्रम के अंदर हम बड़े सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। बड़े कार्यक्रम किन्हें कहा जाता है भाई? मान लीजिए जैसे अपने घर में शादी का फंक्शन है, सवामणी का फंक्शन है, जन्मदिन का महोत्सव है या फिर ईश्वर के कोई भजन पूजा पाठ आप करा रहे हैं। सामान्यतः शादी में ऐसा देखा जाता है कि आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, आप होस्ट होते हैं और आप बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं कि सर जरूर आइएगा, आप अगर फंक्शन में आएंगे तो हमारी शोभा बढ़ेगी, हमें अच्छा लगेगा आप आएंगे। और उसी समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके फंक्शन में अपनी अहमियत बताने का प्रयास करते हैं। हां, हम आएंगे तो वैल्यू आपकी बढ़ेगी और आपकी वैल्यू हम ऐसे ही बढ़ जाने दें, मतलब कुछ भी है आपकी वैल्यू को हम यूं ही बढ़ जाने दें, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग उस फंक्शन में रंग में भंग डालने का कार्य करते हैं। सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में एक बहुत गजब का इवेंट होने जा रहा है। पूरा सेशन जो साल भर का है ना, वो उस गजब इवेंट की तरह से होने वाला है। कौन सा गजब इवेंट होने वाला है? गजब इवेंट है G20। आप में से पता नहीं कितने लोगों को यह बात बड़ी लगती होगी, लेकिन यह इतनी बड़ी बात है कि देश के अंदर दुनिया के 20 बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस साल देश में होंगे और उनके आने से पहले उनके तमाम मंत्री साल भर देश में होंगे। अभी कुछ दिनों पहले 25-26 फरवरी के अराउंड बेंगलोर में पूरी देश 20 जो बड़े देश हैं उनके वित्त मंत्री थे। अभी होने वाली है बैठक 3-4 तारीख के दौरान। उस दौरान सभी जितने भी 20 G20 कंट्रीज हैं या जो ग्रुप्स हैं, इनके वित्त मंत्री विदेश मंत्री भारत में होंगे। यानी आप यूं मानकर चलिए कि देश में पूरे साल भर, और मैं यह कह रहा हूं कि अगर आप करंट से जुड़े हैं तो आप यह समझकर चलिए कि आपके लिए करंट में इस साल का इससे बड़ा कोई टाइटल ही नहीं है। G20 में कई तरह की बैठकें होंगी और उनमें सबसे बड़ी बैठक, यानी जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो तोरण द्वार पर दूल्हा जाकर के छड़ी टांकेगा ना, वो इवेंट किस दिन होने वाला है? वो इवेंट दिसंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है, जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। ठीक है साहब, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे फंक्शन चल रहे हैं, जैसे लगन का फंक्शन चल रहा है ना, पतरी लिखाव आ रही है, कुंडली मिलाव आ रही है, कुछ वैसा चल रहा है। समझिए लगन जैसा फंक्शन जो है ना, वो अभी इस मार्च के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है। क्या विदेश मंत्री आ रहे हैं? सभी जगहों के विदेश मंत्री इंडिया आएंगे और इंडिया आकर के वो सब लोग दुनिया का विकास आगे कैसे हो इस पर चर्चा करेंगे। अब उसमें हमारे एक फूफा जी नाराज हो गए। कौन नाराज हो गया? भाई साहब, सुनने में आ रहा है कि जापान के विदेश मंत्री हमारी इस बैठक से किनारा कर लिए हैं। किनारा से मतलब है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी जगह जो उप विदेश मंत्री हैं या कोई डेप्यूटी लेवल का जो मंत्री है वो आ पाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे फूफा जी बड़े अच्छे हैं। जापान से हमारी इतनी मित्रता है कि यह आपको पहले से पता हो, यह हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसके साथ 2+2 डायलॉग हम करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज हम करते हैं। भारत का स्ट्रेटेजिक मित्र होने के नाते जापान हमारे पास बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट लेकर आता है और भारत भी उसके साथ में बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध रखता है। और इस बीच में अगर ऐसी जानकारी आ रही हो तो दुनिया को खटकेगी जरूर कि भाई हो क्या गया, ऐसी स्थिति क्यों बिगड़ गई। फूफा जी, आफ्टर ऑल नाराज आप हो क्यों गए? शादी है घर में, लगन के फंक्शन से ही आप मुंह फुला के बैठ गए, ऐसा क्यों है? फूफा जी ने कहा आप लोग मेरी एक भी नहीं सुनते थे, मैं तो आज ही के दिन मान मनोवल करवाऊंगा। फूफा की देखा देख और भी रिश्तेदार सोच रहे हैं, हाँ 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 हाँ, मुद्दा तो सही है, बिगाड़ो इंडिया का काम बिगाड़ो, लेकिन इंडिया हल्का नहीं है भाई साहब। अगर ये रौद्र रूप धारण कर लिया, रिश्ते बिगाड़ लेगा सबसे, और रिश्ते बिगाड़ लेगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, मतलब आप समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज की कहानी बड़ी जोरदार है। जोरदार क्या है, मैं आपको न्यूज की हेडिंग दिखाता हूं। न्यूज की हेडिंग ये है, टॉप जापान डिप्लोमेट सेट टू स्किप G20 टॉक होस्टेड बाय इंडिया। यह खबर ब्लूमबर्ग में छपी। बस भाई साहब, उसके बाद से धड़ाधड़ इसकी कॉपी होना शुरू हो गया। और तो और इन व्यक्ति की जिनकी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये जापान के विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है योशिमासा हायाशी। योशिमासा हायाशी ये G20 के अंदर होने वाली जो फॉरेन मिनिस्टर की बैठक है उससे किनारा करने की सोच रहे हैं। और तो और इस बैठक में ही क्वाड देशों की भी बैठक होगी।
क्वाड देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इनके विदेश मंत्री भी बैठ करके इसी वाली मार्च के फर्स्ट वीक में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में बैठक करने वाले हैं। तो क्या आप क्वाड की मीटिंग से भी गायब रहेंगे? बड़ा सवाल है। अरे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फूफा जी के घर के जो लोग हैं वही इनसे सवाल पूछने लग गए हैं। जी हां, जापान के पत्रकार इनको कह रहे हैं कि संभलिए, इंडिया से व्यवहार मत बिगाड़िए, आपकी बातें चाहे जो हो, मैसेज गलत जाएगा, आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, इंडिया ने बुलाया है तो चले जाइएगा, क्योंकि आपके यहां पर G7 की मीटिंग है, इंडिया फिर उसमें टांग लगाएगा। और सुन लीजिए, इंडिया को आप हल्के में मत लीजिए, आ रहा है बहुत तेजी से, आप ही को पीछे करके तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, लाइटली मत लीजिए। इसका मतलब क्या है? यहां के पत्रकार इनको खास खींचे जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन जानकारियां पता कैसे चल जाती हैं? कोई भी विदेशी डेलीगेशन आ रहा होता है तो पहले विदेश विभाग को पता होता है कौन कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। अब इनका कारण भी आज हम जानेंगे कि ये क्यों मुंह फुलाए बैठे हैं। कारण एक तो हो नहीं सकता, कई होंगे, फिर भी हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, विदेश मंत्रियों की बैठक में हमारे जो होस्ट वाली साइड में बैठे हुए लोग हैं उनमें डॉक्टर एस जयशंकर हैं, और दुनिया के 20 प्रमुख देश जो G20 की हेडिंग करते हैं वो हमारे देश में आने वाले हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इंडोनेशिया के बाली के अंदर भारत ने दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। G20 क्या है? तो ये 1999 में बना हुआ ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें 19 राष्ट्र हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये सब मिलकर के मेजर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रुप ऑफ 20 जो हैं उनमें कौन कौन से देश आते हैं? तो अल्फाबेटिकली आप देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली, मैक्सिको, टर्की, यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, जापान, इंडोनेशिया और जर्मनी आते हैं। ये 20 देश इसमें शामिल हैं। हर साल प्रेसिडेंसी जो है वो बदलती रहती है, यानी लास्ट ईयर इसका प्रेसिडेंट इंडोनेशिया था, इस बार इंडिया है, अगले साल ब्राजील होगा। प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है और इसी प्रेसिडेंसी के अंदर फिलहाल ये पूरा साल इंडिया होस्ट करेगा। G20 कितना ताकतवर है, आप केवल इतनी बात से समझ जाइए कि इस तस्वीर पर दिखाए गए जो देश हैं, ये देश 85% दुनिया की इकोनॉमी को लीड करते हैं। 75% दुनिया का व्यापार इन्हीं देशों से होता है, और तो और दुनिया की 66% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि G20 जो है वो दुनिया में कितना मायने रखता है। दुनिया की इकोनॉमी में ये 20 देश सर्वे सर्वा हैं। भले ही यूएन के अंदर आप 193 से अधिक देश बताते हो, लेकिन 85% इकोनॉमी केवल इन 20 देशों के पास, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, इनके पास होती है। इनकी मीटिंग इंडिया में होगी। देखिए, यह सवाल बहुत कॉमन हो चुका है कि क्या कोई G20 का प्रेसिडेंट होता है क्या? आंसर है जी नहीं। इनकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। रोटेट से मतलब है पहले किसी के पास, फिर किसी और के पास। इस बार इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, ठीक है। अच्छा, इसके इवेंट जारी किए गए। चूंकि G20 इस समय भारत हेड कर रहा है, तो भारत ने इसका जो मतलब लोगो और वेबसाइट है वो सब जारी की हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर उस वेबसाइट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2023 का मैं कैलेंडर आपको दिखाता हूं। इस कैलेंडर में आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा सारी डिटेल्स, कहां कहां पर क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, 1 तारीख को यहां डला हुआ है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने वाली है 1 तारीख से 3 तारीख तक। 1, 2, 3 तारीख के अंदर दुनिया भर के गुरुग्राम के अंदर मीटिंग होने वाली है। ऐसे ही 1 और 2 तारीख के दिन G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, यानी कि आज और कल जो है ये विदेश मंत्रियों की बैठक चलने वाली है। ऐसे ही आप अगर देखें तो 6 और 7 को सेकंड मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन हैदराबाद में होने वाली है। पूरे मार्च का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ऐसे ही 15, 16, 17 के दिन एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अमृतसर में होने वाली है। यानी देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर विभिन्न प्रकार की मीटिंग होने वाली है। आज और कल जो है ना वो विदेश मंत्रियों की मीटिंग है, और इसी मीटिंग से जापान के विदेश मंत्री गायब हैं। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी जो हैं वो बुधवार से भारत में शुरू हो रही, यानी आज से जो G20 देशों की विदेश मंत्री की बैठक है उसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में अभी तक यह साफ नहीं है कि जापानी विदेश मंत्री
क्वाड देशों की जो शुक्रवार को बैठक होने वाली है उसमें शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि शुक्रवार 3 और 4 तारीख को ये जो विदेश मंत्री हैं, इनमें से चारों विदेश मंत्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये मिलकर क्वाड की बैठक भी करेंगे, विदेश मंत्रियों की बैठक करेंगे। उसमें आएंगे या नहीं आएंगे पता चले, आज तो नहीं आए उस दिन आ गए। ये एक प्रकार से दिखाने का तरीका हुआ कि मैं कितना नाराज हूं। ठीक है, ये खबर आई कहां से? तो ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर यह जानकारी सबसे पहले दी है। उन्होंने कहा कि जापानी मीडिया ने खुलासा किया है कि ये अपने स्थान पर एक डेप्यूटी मंत्री को इंडिया भेज रहे हैं और खुद यहां पर नहीं आ रहे हैं। अब ये ऐसी स्थिति में क्या ये जो यहां अयासी जो हैं, ये इस बात से ऐसा करके मैसेज क्या देना चाहते हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, कल यानी 28 फरवरी के दिन इनके ना आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो इस व्यक्ति की लैंडिंग थी। किसकी लैंडिंग देख रहे हैं आप? रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लोवरोव इंडिया आ चुके हैं। ये तस्वीरें हैं जिनमें आप सर्गेई लोवरोव को उतरते हुए और इंडिया में लैंड होकर आते हुए देख सकते हैं। कुछ समझ रहे हैं आप? G20 देशों की बैठक में जब रशिया भी शामिल है तो रशिया के विदेश मंत्री भी इंडिया होंगे, और जब रशिया के विदेश मंत्री इंडिया होंगे तो उनकी लैंडिंग को आप देख रहे हैं। इनका आना हुआ, उनका ना आना हुआ। फूफा जी नाराज इसलिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब हमारे और दुश्मन जो देश हैं उनको ज्यादा इज्जत मिले और हमें इज्जत ना मिले। भारत की इनके प्रति जो वफादारी है, रशिया के प्रति जो स्नेह है, इससे बहुत से लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण और भी है, चाइना ने भी कहा है कि वो भी अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज रहे हैं। तो भाई साहब, चाइनीज विदेश मंत्री क्विंग गैंग जो हैं वो भी G20 की समिट में इंडिया आ रहे हैं। यानी चाइना वाले भी आ रहे हैं, अमेरिका वाले भी आ रहे हैं, रशिया वाले भी आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे तो यार जापान इतना बड़ा देश कब से हो गया कि ये अपने विदेश मंत्री को ना भेजे? अजी साहब, भेजने की बात तो सही है, लेकिन मुसीबत यह है कि जापान कह रहा है कि अरे कोई मेरी तो सुन लो, मुझ पर तो ध्यान दे लो। समटाइम्स नाराजगी जो फूफाओं में होती है वो सबसे बड़े फूफा नाराज नहीं होते। समटाइम्स कुछ ताजा ताजा लोग जो शादी में हमारे परिवार में शामिल हुए होते वो भी नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो अटेंशन चाहते हैं कि मुझ पर ध्यान केंद्रित करो कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं। हालांकि टर्की के विदेश मंत्री भी इंडिया आ चुके हैं। मैं कह रहा हूं ना, 20 की 20 आने हैं। ऐसी स्थिति में मीटिंग तो होगी, लेकिन इस मीटिंग में जापान जिस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है, उनमें पहला प्रभाव तो यह है कि भारत को इसके लिए मनाया जाए कि यूक्रेन मुद्दे पर रशिया का विरोध इस विदेश मंत्री लेवल की बैठक में हो। नंबर दूसरा, इन दिनों जापान की बज्जी ले रखी है नॉर्थ कोरिया ने। जब देखो न्यूक्लियर टेस्ट करना हो या फिर साफ मिसाइल टेस्ट करना हो, वो करता है और हालत यह मचा देता है कि जापानी लोग सायरन बजा के घरों के अंदर छुप जाते हैं। मतलब यह है कि एक प्रकार से जापान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि दुनिया के अंदर जो ये लोग ताकतवर होने की फिराक में लगे हैं और हम लोग जो हैं वो दुनिया में अमन शांति की पालना कर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। शायद यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपको याद होना चाहिए, इस साल असल मायने में जितने भी हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं वो सब चाहते यही हैं कि बस भारत के मुंह से केवल एक बार ये बुलवा दें कि रशिया तुमने गलत किया। ये कुछ ऐसा होता है जैसे हमारे फैमिली गैदरिंग के अंदर समटाइम्स आपने देखा हो, आपने अगर सोसाइटी को बहुत करीब से देखा हो, तो अगर कोई लड़का अथवा लड़की लव मैरिज कर लिया हो और जिस समाज में इस बात की एक्सेप्टेंस ना हो, आपके किसी फंक्शन में वो वाला कपल आ रहा हो, उस कपल के आने पर समाज के जो अन्य देश अपने जो समाज के जो साथी हैं या रिश्तेदार हैं वो एक क्लॉज लगा देते हैं, अगर वो आएगा तो आप हम नहीं बुला सकते, हम नहीं आएंगे। दूसरा, अगर वो आया तो आपको सबके सामने उसे डांटना होगा, उसे कहना होगा कि तुमने ये गलत किया, माफी मांगो, तुम गलती मानो। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे एक मित्र ने, जिसका नाम है रशिया, उसने लव मैरिज तो नहीं की, लेकिन उसने बवाल काट रखा है और उस कटे हुए बवाल के कारण G20 के जो देश हैं वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि बस एक बार इंडिया, क्योंकि शादी आपके यहां पर है, आप बोल दो कि तुमने गलत किया, हम एकदम सही मान लेंगे। इंडिया कहता अपन नहीं बोलेंगे,
अब ऐसी स्थिति में जापान जो है वो कहता है कि वो जो आपका मित्र है ना रशिया, उसके साथ हमारी ऑलरेडी एक लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई क्या है? हम क्यूरिल आइलैंड को लेकर झगड़ रहे हैं। अब ये क्यूरिल आइलैंड क्या है? तो साथियों, जापान से रशिया की तरफ जब आप चलते हैं तो यहां पर आइलैंड्स की एक श्रृंखला है, और उन आइलैंड्स की श्रृंखला में एक आइलैंड है जो कि सी ऑफ अखोस्त और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन के बीच में है, और उस आइलैंड का नाम है क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड को लेकर के रशिया कहता है कि वो मेरा है, जापान कहता है कि वो उसका है। इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के जो रस्साकसी है, होकाइडो, होन्सो, शिकोकू, क्यूशु 4 बड़े जापान के आइलैंड हैं, उनके बीच में जो क्यूरिल आइलैंड है, इनको लेकर के सी ऑफ अखोस्त में समटाइम्स चीन और रूस मिलकर के युद्ध अभ्यास करते हैं, और इस बात से जापान बहुत तंग रहता है। यानी कि अपने मुद्दों को लेकर के ये चाहते हैं कि भाई साहब हमारे साथ सुनवाई हो और यहां पर पूरी तरह से पूरी कोशिश की जाए। आप यहां देख सकते हैं जापान के द्वारा व्लादिवोस्तोक से निकलकर सी ऑफ अखोस्त में क्यूरिल आइलैंड के नजदीक जापान के साथ मिलकर, उसके साथ चीन के साथ मिलकर जापान को धमकाने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में जापान अक्सर रूस के द्वारा जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं उनका विरोध करने की कोशिश करता है, और उन्हीं कोशिशों में यह वाली कोशिश भी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। क्यूरिल आइलैंड विवाद पर मैंने पहले भी सेशन किया हुआ है। अब चूंकि हमारा यह नया इनिशिएटिव आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर शुरू हो चुका है, तो दुनिया के जितने भी बड़े इशू हैं उन्हें मैं यहां पर भी कवर कर दूंगा, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो मैं क्यूरिल आइलैंड विवाद क्या है, ताइवान क्राइसिस क्या है, यूक्रेन क्राइसिस क्या है, इनके डेडिकेटेड वीडियो बनाने की जल्दी ही कोशिश करूंगा, प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो रशिया और जापान के बीच क्यूरिल आइलैंड विवाद के चलते ये एक दूसरे के बड़ी दुश्मनी अच्छे से निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्यूरिल आइलैंड के डिस्प्यूट क्या, कहानी क्या, ये सब हमने कर रखी है। इसको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसके ऊपर नहीं चलेंगे, अदरवाइज ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कंटेंट दे दिया है जो कि सेशन पूरा होने के बाद आपको टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगा। डिटेल में क्यूरिल आइलैंड विवाद क्या है ये मैं अलग से करा के इस जगह पर चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरी चीज बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना साहब कि साउथ क्यूरिल आइलैंड के विवाद को लेकर हमारी टीम ने पूरा कंटेंट डाल दिया यहां पे। अच्छा, हमारे देश में इस समय जो स्थिति है, यानी कि जो ये विवाह का सा महोत्सव मचा हुआ है, लगन का सा फंक्शन आया हुआ है, इसको ग्लोबल टाइम्स ने भी फील किया, यानी चीन ने भी फील किया। क्या फील किया कि भाई साहब ये G20 की जो बैठक है ना, इसमें इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कैसे? बोले जितने भी देश हैं वो इंडिया पर दबाव बना सकते हैं कि आप रूस का विरोध करो, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। इंडिया जो अब तक सभी मोर्चों पर रूस का समर्थक रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि तेल लेकर बिना प्रतिबंध लगाए रशिया पर हमने अपने रिश्ते मेंटेन किए हैं। ऐसा लगता है कि बस भारत ने उसके समर्थन में बस स्टेटमेंट ही नहीं दिया है, बाकी उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो भारत को G20 की अध्यक्षता के नाते इतना प्रेशराइज किया जाए कि या तो रशिया को G20 से बाहर निकालो, नहीं तो हम आपके यहां नहीं आएंगे। अब यह भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्थिति है कि वो कैसे इसे निजात पाता है। मतलब आप यूं मानिए कि ये जो 2023 है ना, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और यदि 2023 भारत सक्सेसफुली निकाल ले गया तो आप यकीन मानना आने वाले समय पर इंडिया की जो इमेज है वो नेक्स्ट लेवल होगी। यदि बिना रशिया के ऊपर कुछ भी उंगली उठाए अगर भारत पूरी तरह से इस इवेंट को करा ले गया तो यह माना जाएगा कि इंडिया अपना स्टैंड रखने में कामयाब रहा, और इंडिया दुनिया में अपने आप में एक वो है, मतलब देश है, मतलब जिसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। क्योंकि अब तक यह माना जाता है कि कोई एक पक्ष में है तो कोई दूसरे पक्ष में। इंडिया की अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो इस बात से मानी जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया से ऑलरेडी कई बार प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है, चाहे यूएनजीए के मसले रहे हो कि आप बस एक बार विरोध में बोल दो। अब देखना होगा साथियों कि आने वाली स्थितियां कैसे जाती हैं। क्या जापान ने हमसे पहले भी कभी कहा है कि आप एक बार रशिया के खिलाफ बोलो? बिल्कुल कहा है। आपको याद होना चाहिए जापानी प्राइम मिनिस्टर थे योफुमियो किशिदा, उन्होंने भी हमसे मार्च 2022 में कहा था कि इंडिया वालों कम से कम रशिया का विरोध तो करो, लेकिन इंडिया ने विरोध के फलस्वरूप इन्हें तोहफा दिया,
तेल खरीदकर। इंडिया ने कहा कि सर हमने तो बहुत ज्यादा तेल इनसे खरीद लिया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये सारी स्थितियां जितनी भी हैं आने वाले समय में और क्रिटिकल होती जाएंगी। भारत की कूटनीति कैसे इसे सक्सेसफुल करती है, यह निश्चित ही एक देखने का विषय होगा। विदेश मंत्रियों की बैठक में क्या निकल के आता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ एक और कारण भी आपको बताते हैं, जिसमें क्या है, चाइना और रशिया ने हाल ही में अपनी नेवल ड्रिल जो है ना वो भी कंप्लीट की थी। कहां पर? उसी क्यूरिल आइलैंड के पास, जिससे जापान ऑलरेडी परेशान था। जापान ने प्रतिबंध लगाते हुए रशिया में दवाएं भेजना, वैक्सीन भेजना, रोबोट भेजना, इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। एक तरह से रशिया के प्रतिकार स्वरूप जापान नहीं आने की बात कर रहा है। हालांकि बाइडेन और जेलेंस्की भी कई बार कह चुके हैं कि G20 के अंदर रूस का प्रतिकार होना चाहिए, और जेलेंस्की यूक्रेन वाले तो यह तक कहते हैं कि G20 को G20 नहीं G19 हो जाना चाहिए। जैसे G8 को G7 बनाया था, बिल्कुल वैसे ही G20 को अब G19 कहलाना चाहिए। यह जेलेंस्की की मांग है। पूरी दुनिया के अंदर यही इकलौते ऐसे नेता हुए हैं जो दुनिया को दिशा दे रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया में से G8 नामक जो संगठन है वो G7 बना ही इसलिए था क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिग्रहण किया था, उसके बाद इन G8 देशों ने उसे बाहर कर दिया था। तब से G7 देश इकट्ठे रहते हैं। ऐसा ही एक बार और हुआ जब यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अपने मेंबर्स में से रशिया को बाहर निकाल दिया। रशिया को अंतरराष्ट्रीय मंचों से निकालने की यह प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसमें हाल ही के अंदर FATF से भी रशिया को बाहर निकाला गया है। यानी कि रशिया को G8 से निकाला गया, ह्यूमन राइट काउंसिल से निकाला गया, FATF से निकाला गया, अब G20 के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश चल रही है। क्या भारत इस दबाव को सहन कर पाएगा? क्या इसके फलस्वरूप यहां पर अपनी दृढ़ता से कायम रह पाएगा? यह इस साल पूरी दुनिया के लिए देखने दिखाने लायक होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सेशन पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भैया इन्हें सिंसियरली पढ़ते रहें। जितने भी सवाल मैंने आपको अभी तक डिस्कस किए हैं, इन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। इनका मैं वीकली टेस्ट लूंगा। 4 लाख जब सब्सक्राइबर इस चैनल पर हो जाएंगे तो टेस्ट के साथ साथ गिफ्ट भी दूंगा, और गिफ्ट लाइव अनाउंस होंगे, आपके सामने चलेंगे। जल्दी से पहले तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए और अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइए, ठीक है। आज से रात को 8:30 बजे हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है। कौन सा सेशन शुरू होने जा रहा है? डिटेल्ड जर्नल अवेयरनेस बैच, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टेट PCS, SSC, डिफेंस, रेलवे के विद्यार्थियों के लिए मात्र 1999 में शुरू होने जा रहा है। क्लासेस सारी डिजिटल बोर्ड से ली जाएंगी, रात 8:30 से 9:30 ली जाएंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लास होंगी। वीक में 5 दिन क्लासेस चलेंगी। शुक्रवार, मंडे टू शुक्रवार ये क्लास चलेंगी। आज से शुरू हो रही हैं। लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर हमने अपना RNA बाय अंकित अवस्थी का पिन कर दिया है। पेड कोर्स यहां पर होने वाला है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट है, लैंग्वेज कोर्स की क्या होगी? बाइलैंग्वेज होगा। पूरा कंटेंट हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। PDF के नोट्स भी बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। क्लासेस कैसी होंगी? लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी। यानी लाइव आपने पढ़ लिया, अगर आप नहीं देख पाए कोई बात नहीं, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी पूरे 1 साल के लिए। आप उसे कितनी भी बार देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लास का टाइमिंग शाम 8:30 बजे। क्लासेस के डे मंडे टू फ्राइडे। वीकली टेस्ट करंट अफेयर का लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा वीकली टेस्ट के विजेताएं भी दिए जाएंगे आने वाले समय में। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने कॉल सेंटर में 1 नंबर और नया एक्टिवेट कर दिया है, तो फिलहाल आपके लिए 4 नंबर ऐड हो गए हैं, ये तो है ही। इसके साथ साथ 81, 82, 83 है, हाँ, तो 83, 81, 82, 83, तो 9829104181, 82 और 83 3 नंबर और हमारे यहां एक्टिवेट हो गए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। कैसा रहा आपका अनुभव हमें जरूर बताएं। बाकी जो आगे करने वाला हूं मैं, वो जानकारी आप पहले ही प्राप्त कर लें। जो मैंने भविष्य में प्लानिंग की है, वो भविष्य की प्लानिंग कुछ इस तरह से है। जैसे अभी ये सेशन हमारे बहुत लंबे हो रहे हैं, लंबे सेशंस के साथ साथ आप लोगों के लिए भी इतना समय निकालना काफी ट्रबलसम हो रहा होगा। फिर नोट्स बनाने आप लोगों के लिए एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी हो रही होगी। मैंने जो हाल ही में वैकेंसी निकाली थी अपने लिए, बच्चों के लिए, कि भाई कोई अगर आकर हमारी टीम से जुड़ना चाहता है तो वो जुड़े, क्योंकि हम यहां से आगे नोट्स भी आपको खुद बना के दें ताकि आपका समय बचे। हमारी कोशिश ये हो रही है आने वाले समय में कि आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी सेशन के अंदर बना के दिए जाएं,
ठीक है, तो उसके लिए हमने टीम इनवाइट की है। आज देखते हैं, आज कुछ इंटरव्यूज हैं, बाकी जैसे जैसे इंटरव्यूज होंगे मैं आपको बताऊंगा। और विद इन, क्योंकि हर चीज में थोड़ा समय लगता है, आरएनए को हम एक उस लेवल पर लेकर चले जाएंगे जिसके बाद ना आपको करंट की चिंता 1% भी नहीं करनी होगी। आपको क्लास की स्लाइड्स में भी वो दिखने लगेगा। क्लास की स्लाइड्स जो होंगी उसमें भी प्रॉपर तरीके से एक ही जगह संगठित चीजें, एक ही जगह प्रॉपर, मतलब उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, वेल रिसर्च्ड। तो थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है, चिंता मत करिए। एक्सप्लेनेशन का पार्ट मेरा है, लेकिन जो कंटेंट का पार्ट है ना उसको मैं मजबूत कर रहा हूं और बहुत अच्छे से हम उस पर करेंगे। ऐसे ही जो हमारा जीके वाला पार्ट होने जा रहा है रात को, उसमें भी हम कुछ वैसा ही प्लान कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने कंटेंट टीम इनवाइट की है। ऑलरेडी कंटेंट बन भी रहा है, बन भी चुका है, लेकिन फिर भी उसको भी ऐसा बनाया जाए कि फिर उसके अलावा कुछ ना पढ़ना पड़े। तो इन दो विषयों पर हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। वी आर वेरी मच श्योर कि हम निश्चित ही इस पर जीत हासिल करेंगे। आपका प्यार और साथ बना रहा तो हम लोग जीके और करंट अफेयर में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा विजन है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।